अस्सलाम वालेकुम। PNY ट्रेनिंग के साथ मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक के साथ। PNY ट्रेनिंग लाहौर का बेस्ट IT ट्रेनिंग। We have a faculty of expert which is consist of more than 75. They are master in their field. We are offering different courses in the field of digital marketing, social media marketing, SEO, YouTube marketing, cyber security. Then we have a different kind of graphic designing courses, website development, and we have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative and get registered. This is the best time to uh, to enhance your skill set and become the most demanded resource in the market. PNY training is the best and the right choice of the technical training skills. आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी अच्छी पर्सनालिटी के मालिक हैं, खालिद महमूद साहब। खालिद महमूद साहब की जो है, सबसे पहले मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? हालात अच्छे हैं माशाल्लाह? जी अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। बस आज थोड़ी सी लाहौर में बारिश है तो हम वो आपको बिल्कुल। आइडिया। खालिद साहब की अगर मैं बात करूं, खालिद साहब की ने 20 साल जो है एज ए नौकरी की और उसके बाद ही कम अप विद द आइडिया, इन्होंने अपनी एक वेंचर स्टार्ट किया जिसका मेन फोकस है कि ये यंग एंटरप्रेन्योर या जो स्टार्टअप करते हैं उनको स्पेसिफिक जो कि सॉफ्ट स्किल्स की हम बात करते हैं, रिलेटेड टू द सॉफ्ट स्किल्स, उसके अंदर ये ट्रेनिंग देते हैं। और उस तरीके से कि क्या क्या कमियां होती है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो कि हम अपने एकेडमिक्स बुक में नहीं पढ़ रही होती। दैट वाज वेरी एसेंशियल व्हेन वी आर डूइंग अ बिजनेस। सो ये तो था, लेकिन ये इनका अपना आइडिया। लेकिन खालिद साहब की अपनी कहानी बड़ी मजेदार है, क्योंकि इनकी जो एक प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल, जैसे मैंने पढ़ा था, इन्होंने कहा कि इन्होंने 20 साल नौकरी की और वो जो थी जेल ऑफ अ बॉस थी। तो सबसे पहले मैं खालिद साहब आपसे आपकी स्टोरी करूंगी कि क्या आपकी एजुकेशन थी, क्या नौकरी थी, फिर कैसे आपको आइडिया आया कि आपने ये स्टार्टअप मतलब अपना वेंचर लेके चलना है, और किस तरीके से आप लेके अब चल रहे हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं कि जी आप अपने बारे में पहले हमें बताएं कि कैसे जो है आपने ये सपना सफर तय किया, क्या आपकी स्ट्रगल थी। जज़ाकुमुल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस फोरम पे बुलाया। हालांकि आपका फोरम थोड़ा सा डिफरेंट फोरम है, आप टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं खासतौर पे बिल्कुल। IT के रेफरेंस से, और मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है थोड़ा सा डिफरेंट है। इट इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ओके। और थैंक यू सो मच जो आपने मेरा प्रोफाइल पढ़ के मुझे उसका रेफरेंस दिया कि जेल ऑफ बॉस की बात कर रही हैं आप। तो मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ अपनी एजुकेशन से। बेसिकली मेरी पैदाइश कराची की है। मेरे बाबा चूंकि पाकिस्तान आर्मी में थे, ओके। तो हम लोगों की डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे, मतलब हम कराची से फिर लाहौर आए। लाहौर में मेरी स्कूलिंग का आगाज़ हुआ। उसके बाद ओके। फिर हम वहाँ से, लाहौर से हम बाड़ा चनार चले गए। बाड़ा चनार से फिर हम कोहाट गए। कोहाट से फिर वापस उकाड़ा आ गए। तो इसमें यानी तालीम रही मेरी तालीम सारी फेडरल गवर्नमेंट इदारों में रही, क्योंकि बाबा पाकिस्तान आर्मी में थे। ओके। तो ओके। आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान में हर जगह जहाँ जहाँ आर्मी है तो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद मैंने 92 में मैट्रिक किया था। और हम्म। मैट्रिक में मेरे नंबर बड़े वाजिबी से थे, जो सच्ची बात है। मतलब बहुत हम्म। अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ था मैं, बड़े वाजिबी से नंबर थे। हम्म। और मैं आपको इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी जरूर शेयर करूंगा इसकी। जी जी। आ, फिर मैंने FSC यहाँ से लाहौर से किया। और हम्म। उसके बाद फिर मैं जॉब की तलाश में निकल गया। यानी सबसे पहले मैंने ओके। कोशिश की कि मैं पहले पाकिस्तान आर्मी में ट्राई की मैंने। वो जी जी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं जा सका, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पाकिस्तान आर्मी में था। तो हम्म। मेरा दिल था कि मैं भी पाकिस्तान आर्मी में ही जाऊँ। हम्म। तो बाबा ने मुझे सपोर्ट भी किया, लेकिन आपको पता है फिर आर्मी में सिफारिश नहीं चलती, वहाँ पे आपका टैलेंट ही आपको आगे लेके जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। मेरे साथ कुछ इशू ऐसा हुआ कि मैं उसमें खैर नहीं हो सका। फिर मैं दोबारा आया और फिर मैंने बजाय इसके कि मैं आगे अपनी तालीम को जारी रखता, मैंने हम्म। जॉब करने की कोशिश की। हम्म। अच्छा, अब आपको पता है इट इज़ अराउंड अबाउट 1994 की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। 94 में जब मैंने किया, तो अब मुझे चाहिए तो ये था कि मैं एजुकेशन हासिल करता, लेकिन मैंने ये हम्म। किया कि मैं जॉब की तरफ निकल गया। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो कोई नौकरी करनी है, मुझे तो कोई काम करना है, मुझे कोई अपना, न सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिली का पेट भी पालना है। लेकिन आपको पता है ओके। किसी भी नए स्टूडेंट के लिए, किसी भी नए, और वो बंदा जिसने खास तौर पर सिर्फ FSC किया हो और आगे उससे पढ़ा भी ना हो, तो उसको मेरा नहीं ख्याल कोई आसानी से नौकरी मिल जाती है। अच्छा, मैं खैर 3-4 साल बिल्कुल। जाया करता, कोशिश की, मुझसे नहीं हुआ। ये नौकरी किसी ने दी नहीं कि यार आप तो बिल्कुल फ्रेश हो, फिर आप ऊपर से सिर्फ आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है। उसके बाद फिर हम्म। मैं 1998 में फौजी फाउंडेशन ने
कोर्सेज अनाउंस किए इसके कंप्यूटर साइंसेज के। तो आई गॉट सिलेक्टेड इन सेकंड बैच एंड दैट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, कि उन्होंने हमें 1 साल का कोर्स कराया कंप्यूटर साइंसेज का, जिसे हम ओके डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेज कहते हैं। अच्छा, उस वक्त ओके आपको पता है 99 की जब मैं बात करूं तो कंप्यूटर बिल्कुल नया नया आया था, 286 बिल्कुल 386, तब हमारे पास नहीं, जिसके सामने बिल्कुल ये जो मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते थे। और मुझे याद है बिल्कुल कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डॉस बेस्ड था, यानी विंडोज तब तक बिल्कुल एप्लीकेशन थी वो, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डॉस था, वो ऑपरेटिंग ऑपरेट सिस्टम। टॉस था अच्छा। बिल्कुल अच्छा, अब ये था कि मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे अहबाब थे हमारी ट्रेनिंग के दौरान, जब हम 1 साल का डिप्लोमा कर रहे थे, तो मेरे दोस्त प्रोग्रामिंग कर रहे होते थे। हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी कोबोल लैंग्वेज और GW बेसिक, जिनका शायद आपको पता हम्म, आजकल कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ये खत्म हो वो तो गई है पुराने खैर ऐसे सिस्टम्स होंगे जिन पे कोबोल अभी भी चलेगी, हम्म लेकिन वो अब नहीं है कम से कम। तो मैं तब हम्म भी ना, मेरी कोशिश होती थी, मैं कोई ना ग्राफ बना रहा होता था, या तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा होता था, या मैं कोई ग्राफ्स कोई ना कोई अपने सिस्टम पे बना रहा होता था कि हम्म यार अगर मैट्रिक में बंदे कितने नंबर है तो उसका ग्राफ कैसे शो होगा, या मैं कोई पिक्चर बना रहा होता था। तो ये यानी ग्राफिक डिजाइनिंग का वो जो एक शौक था ना, वो मेरे अंदर था। हम्म तो खैर 2000 में मैंने अपना ये डिप्लोमा क्लियर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह विद डिस्टिंक्टिव मार्क्स, यानी यहाँ पे मेरा दिमाग चल गया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा उसमें आ गया, मतलब बेनिफिट उसका ओके मुझे मिल गया। जी। फिर मैंने सोचा कि यार यू डोंट हैव सच डिग्री कि जिसमें आप जाके अप्लाई करोगे तो आपको काम मिल जाएगा। अच्छा, हम्म मीनवाइल मुझे हॉल रोड पे एक शॉप के ऊपर ग्राफिक डिजाइनिंग का मुझे काम मिला, जिसमें ये था कि जी आपने ना जो वेडिंग मूवीज होती है ना वो बनती हैं, उसके अपने टाइटल्स बनाने हैं और आपने उसके उसके बॉक्सेस डिजाइन करने हैं। तो मैं ओके चूंकि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक था, मैंने कहा चलो जी फबे। और आप इमेजिन करो, सो मेरी सैलरी थी सिर्फ 3,000 रुपए। ओके ठीक है, ओके उन या मुझे सिर्फ 3,000 लगे, 1999 की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म तो मैं आई वाज वेरी हैप्पी। और उस वक्त हमारे मतलब जो आपको पता है हमारा शौक था बचपन से कि यार जेड़े भी पैसे कमाने कर देने के बस, यानी वालदैन बिल्कुल देने ने खुद कुछ नहीं करना। तो ये ऐसे होता था ही कि मेरा 100 रुपये किराया लगता था, या 300 रुपये मेरा सॉरी किराया लगता था। न्यू खान मेट्रो नई नई चली थी, तो मैं ये करता था कि मैंने एक कार्ड बनवा लिया पूरे महीने के लिए, और मैं वहां से सफर किया करता था, फ्री ऑफ कॉस्ट सफर होता था। 350 अपने महीने के दे दी, फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सफर करते थे। तो उसमें से भी ये मैं सिर्फ यानी 100 रुपये अपने पास रखता था, 350 मेरे बाबा मुझे देते थे, और बाकी 29 मैं बाबा को पढ़ा देते थे, बाबा ये आपकी आपकी इनकम है मेरी तरफ से। अच्छा, ठीक अब है मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे मुझे इशू आना शुरू हुआ, जो मैंने कहा ना जेल ऑफ वॉस, वो मुझे इशू यस कहाँ से आना शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ये बताएं हमें नंबर एक तो ये कि मुझे लगा कि मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी नहीं है कि मुझे किसी अच्छे इदारे में जॉब मिले। तो हम्म मैंने उसके जॉब के साथ साथ मैंने कोशिश की कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कर लूँ, अपनी तालीम का कुछ सिलसिला कर लूँ, और वो मैंने प्राइवेट शुरू कर दी। यानी कि मैंने कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की, मैंने प्राइवेट ट्यूशन लेना शुरू कर दी, यार मैं प्राइवेट एग्जामिनेशन दूंगा, मैं अपनी डिग्री ले लूंगा। अच्छा, हम्म अब जिनसे मेरी जॉब हुई उनका मुझसे प्रॉमिस था कि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, क्योंकि उन दिनों कंप्यूटर साइंसेस का नया नया दौर था, हर बंदा अच्छी सैलरी ले रहा था, और लोगों को बड़ा शौक था, क्रेज था कि यार कंप्यूटर साइंस तो नई चीज आ गई मार्केट में, और हर बंदे को बड़ा शौक होता था कि यार इसमें तो बड़े पैसे हैं। वो पंजाबी जी कहते ना कि उस दौरे हम्म चेंज होता ਸੀ कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਪੁੱਟਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੋਂ MBA निकलता ਸੀ या कोई डिप्लोमा ऑर्डर निकलता ਸੀ कंप्यूटर साइंस से था। यानी आप बिल्कुल कोई एम पे उठाते थे ना तो आपको या तो MBA मिलता था, या आपको कंप्यूटर हम्म साइंस का बंदा मिलता था। इतना यानी बिल्कुल कि ये चीज फिर बाद में ज्यादा हो गई। अच्छा, अब मुझे इश्यू क्या है, जब मैंने उनसे बात की, मेरा 3 महीने गुजरे, मैंने कहा सर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मेरी परफॉर्मेंस हम्म अच्छी होगी तो आप हम्म मेरी सैलरी बढ़ाएंगे, और टाइम था मेरा सुबह 10 से रात 10 बजे तक, यानी यू कैन इमेजिन कि 12 घंटे का टाइम, और सैलरी मेरी हम्म 3,000। और मैंने उनसे जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा खालिद साहब तुम जानते हो यार बस ਤੁਹਾਡਾ काम ठीक ठाक ही है। मैंने कहा यार आप जिन जिन कस्टमर्स के मेरी इंटरेक्शन होती है आप उनसे बात करें, आप उनसे पूछें कि यार ये बंदे का काम कैसा है, जो आपको डिजाइन करके बिल्कुल देता है, जो टाइटल्स बनाता है वो कैसे हैं। आप अपने मिक्सर से पूछें, वो आपको क्या बताते हैं। तो खैर बहरहाल उन्होंने मुझे मेरी बात जी ना सुनी, और उन्होंने मुझे यानी साल ऐसे लटकाए रखा। साल आ ओके गया, मैंने कहा सर सर आपने मुझसे प्रॉमिस किया हुआ था, सैलरी मेरी सिर्फ 3,000 है, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं सर सर, तो व्हाट शुड आई डू। अच्छा, मीन वाला मैं आपको ये बताता हूँ, उस वक्त मैं शादीशुदा भी था। यानी हमारे ओके यहाँ मेरे बाबा की आदत थी कि वो कहते हैं कि जब बच्चा जैसे ही जवान हो तो उसकी शादी फौरन कर दो, उसको डिले मत करो। तो मैं भी आई वाज स्टिल स्टडिंग, मैं ये यानी मेरी शादी 97 में हो गई थी जब मैं डिप्लोमा कर रहा था उसके बाद। ओके अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि यानी मैंने जब उनसे दूसरा सवाल पूछा, मैंने उसका उसको कंपनसेट कैसे किया उसको। मैंने कहा ठीक है आपका टाइम 10 से 12 है तो मैं उसको 12 से 10 कर देता हूँ। मैंने 2 घंटे अपना उनका टाइम कम कर दिया। अब उनको तकलीफ होना शुरू हो गई कि यार ये बंदा मतलब इसको 12 घंटे का टाइम है, ये बंदा 10 घंटे दे रहा है। अच्छा, मैंने उनसे दोबारा मैंने कहा सर आप मेरी बात सुनिए, अगर आप इसको ज्यादा नहीं करेंगे तो मैं इससे भी कम कर दूंगा।
अच्छा, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने शाम यानी मैंने 12 बजे से सॉरी 2 बजे से रात 10 बजे कर दिया। उनको फिर हम्म। भी फर्क नहीं पड़ा, उन्हें पता था काम तो हो जाता है मेरा। मैंने शाम 4 से रात 10 बजे तक कर दिया। तौबा। अच्छा, मीनवाइल उनको छुट्टियां नहीं ख्याल है। जी जी। बिल्कुल उनको बिल्कुल ख्याल नहीं आया। उनको मीनवाइल नहीं मुझे ख्याल है। छुट्टियां हो गई, जी जी। मुझे हमें ईद की छुट्टियां हुई। तो जी उसके जी। बाद क्या हुआ, ईद की छुट्टियों के बाद ये हुआ कि मैंने यानी जब वापस गया ना जॉब के ऊपर, तो हम्म। उन्होंने मुझे कहा कि खालिद साहब आपने हमारा बहुत सारा टाइम ज़ाया किया, तो हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप फारिग हैं। उन्होंने कहा जी आज के बाद आप यहाँ पे दोबारा इस हॉल में नहीं आएंगे, आप मुझसे सिर्फ मिलेंगे, आप दोबारा इस हॉल में अपने किसी पुराने दोस्त से आपकी जो चीज़ यहाँ पे जो बिलोंगिंग पड़ी है वो ले जाएं आप, और आप आज के बाद यहाँ नहीं आ सकते। मैंने कहा अमीन भाई मैंने ऐसा क्या किया नहीं, मैंने कहा सर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आपको ये इशू। नहीं जी आप वो टाइम बड़ा कम दे रहे थे। मैंने उनको पूरी स्टोरी सुनाई 3 सालों की। मैंने कहा सर आप 3 साल मैंने आपके साथ काम किया है, आप मुझे बताएं तो इशू क्या है, मैंने आप मुझे कोई कमी मेरी बताएं, कोई बताएं कि कहाँ पे मसला आया, मेरे काम में कोई मसला है। यानी उस वक्त मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि यार मैंने इतनी मेहनत से काम किया, इतना एक रेपो बिल्ड किया अपना, और मुझे इस तरह से मेरी फरागत हो गई काम से। खैर, उन्हीं दिनों मेरा एक दोस्त था गुलाम मुश्तबा, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, वो करशी इंडस्ट्रीज में काम करता था। ओके। तो मैंने ये किया कि हमारा एक निशात में एक इंस्टीट्यूट था उनका, तो मैंने वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ानी शुरू कर दी। यानी ओके। 2001 में जब मेरी जॉब गई तो मैंने, अच्छा पहले तो मैंने ये किया कि घर में बताया नहीं बाबा को। बाबा मेरी मतलब मैं अब ये करता था कि यहाँ से कार्ड मेरे पास था, मैं यहाँ से जाता और जाके जिना हम्म। बाग में बैठ जाता और 3-4 घंटे ज़ाया करके ओ। वापस आ जाता यार, ताकि घर वालों को पता ना लगे कि यार जॉब चली गई है मेरी। अच्छा, फिर। बहरहाल मेरे बड़े ओके। भाई को पता चला कि 15 दिन के बाद। उसने कहा क्या तुम बड़े परेशान हो, क्या होता है? मैंने कहा ये हुआ मेरे साथ। उसने बाबा को बता दिया कि यार ये कैसा बंदा है कि ये मतलब यहाँ से घर से चला जाता है और जाता नहीं जॉब पर, परेशान है और कुछ किसी को बता भी नहीं रहा। बाबा ने पहले हम्म। तो मुझे ठीक ठाक डांटा। उनका बेटे क्या हुआ यार, जॉब आती है जॉब रहती है जॉब चली जाती है, इसमें क्या इशू है, तुम इतने परेशान हम्म। क्यों हो कि तुम्हारे करियर का आगाज है। अच्छा, बहरहाल हुआ ये कि गुलाम मुस्तफा के इंस्टीट्यूट में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वहां पे उन्होंने कहा यार खालिद करशी इंडस्ट्रीज में कुछ जॉब्स आई हैं, उनको बंदा चाहिए जो कोऑर्डिनेशन भी कर सकता। मीनवाइल मेरा ग्रेजुएशन भी हो चुका हुआ था। अच्छा, हम्म। उन्होंने कहा यार बंदा चाहिए उनको कि अब तुम्हारे पास डिग्री भी आ गई, तो उनको बंदा चाहिए जो कोऑर्डिनेशन भी करे और थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी करते प्रोडक्ट्स की। हम्म। मैंने कहा ख्वाबे है यार, अच्छी बात है, मैं कर लेता हूँ उसको। अब यहाँ से हम्म। अगली जर्नी शुरू होती है। मैं, अच्छा मैं मजे की बात कहूँ कि जब मैं पहली दफा इंटरव्यू देने गया तो चूंकि मैं हॉल रोड पे बैठ के करने वाला काम, जैसे चप्पल पहनी चला गया, कपड़े जैसे पहने हुए चला गया, कोई चक्कर ही नहीं। पहले दिन हम्म। जब इंटरव्यू देने गया तो उसने पूछा यार मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम कहीं सैर करने आए हो। यानी हम्म। जिस तरह के हुलिया था मेरा, कपड़े वैसे ही पहने हुए और चप्पल पहनी हुई नीचे, मैं चला गया। तो आप यकीन करें मैं हमेशा शलवार कमीज का शौकीन हूँ, मुझे पैंट शर्ट पहनने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो आपको जी पता है जी। जब कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हैं तो वो कहते हैं जनाब आप पैंट शर्ट भी पहने, आप टाई भी पहने, फलाम भी करें। अब मेरे लिए एक नया मसला कि यार मैं पेंशन कितने ले आऊँ यानी जल्दी। मैं जनाब चला गया अपने कजन के पास आया, उससे मैंने अपनी वो खैर पेंट टाइप वगैरह दी उससे, और मैंने जाके पहन के अगले दिन इंटरव्यू दिया। फॉर्चुनेटली मेरी वहाँ पे सिलेक्शन हो गई और यहाँ से मैंने 3,000 पे छोड़ा। विद इन 15 डेज वहाँ पे मुझे 4,500 पे पहली जॉब मिली। ओके ओके मेरा ओके, काम खालिद साहब था थोड़ा जल्दी कीजिएगा, हमें अपने टॉपिक की तरफ भी जाना है। जी तो जी। वहां से जब मैं असल में आपको वो सारी जेल ऑफ बॉस की स्टोरी सुनाना चाहिए, आपको डिटेल से पता लगेगी तो आपको सही समझ में आएगा मैं क्यों ऐसा मैंने ऐसा क्यों किया। अच्छा, अब वहां पे जब 4:30 पे शुरू हुआ तो मैंने करशी इंडस्ट्रीज में 2009 तक काम किया। आई एम सॉरी मैं सोच रहा मुझे आपकी आवाज नहीं आ हाँ, रही। जी 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 जी, सॉरी नेट चला गया था, इस वजह से मैं थोड़ी सी आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई है। अच्छा, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे कि कहा जाता है एक बड़ा मुझे, योर नेटवर्थ इज इक्वल्स टू योर नेटवर्क। ठीक है, तो ये हम एग्जैक्टली। सुनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, हम बात करते हैं कि नेटवर्किंग कितनी जरूरी है आज के दौर में। शुरू से जब से लोगों ने मतलब हम दुनिया बनी है, आपकी सारी बात ही नेटवर्क है। जितना आपका नेटवर्क वसी होगा उतनी आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, उतना ज्यादा लोग आपको जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि आप हमें ये बताएं कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये क्या फिनोमेना, क्या चीज है, क्योंकि ये बड़ी इंटरमिंगल हो रही है हमारे यहाँ पर। इसको बहुत इंटरमिंगल तोड़ मड़ोड़ सा दिया है, मतलब वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो बुक्स में हम पढ़ते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमें उस तरीके से मिल नहीं रहा है या समझ नहीं आ रही, या हम कर रहे हैं और हमें पता नहीं है। तो इसके बारे में जी बताएं बिल्कुल कि बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें, मेरी आपको आवाज क्लियर आ रही है? है। जी जी जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही अच्छा, है।
मैं उसको जल्दी से जरा मतलब कंप्लीट कर लूँ पहले वो अपनी स्टोरी को। वो सिर्फ ये है कि देखिए, जब मैंने कर्शिंग डिजीज में जॉब की, तो वही मेरा सिलसिला वही हुआ कि जब मेरी प्रमोशन की बारी आती थी तो मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाता था। यानी ओके। इतना बड़ा इदारा भी, उसमें भी मैं यानी एक्सप्लॉइट हुआ उस हवाले से। जी जी। अच्छा, उसके बाद फिर मैं यहाँ से जॉब छोड़ के मैंने अपना बिजनेस किया, उसमें मुझे थोड़ी सी नाकामी मिली। मैं फिर दोबारा इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया, वहाँ पे मैंने एक और कंपनी में जॉब की, वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही सिलसिला। तो यकीन करें, मुझे अपने सारे टेन्योर में यही लगा कि यार, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू, एटलीस्ट टू एक्सेल जी योर जी। स्किल्स, टू एक्सेल योर आई मीन एक्सपर्टीज। तो उसमें ये हुआ कि फिर मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि यार, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव सिस्टम होना चाहिए, कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव तरीका होना चाहिए कि हम यानी हम अपना अपनी एक्सपर्टीज को पूरे तरीके से यूटिलाइज भी करें, और हमारा यानी जो इनकम है, जो हमारे जिसके लिए हम डेफिनेटली जॉब करते हैं, वो भी हमारा पर्पस फुलफिल हो। ओके ओके। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल। क्या है? वो है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, या और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। बिल्कुल अच्छा, उससे पहले मैं ये जरूर आपसे यानी कहना चाहूंगा कि हम पहले ये तो जान लें कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या एक्चुअली। बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा, बहुत सारे लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली। इट बिल्कुल। इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। या अच्छा, अब होता क्या है मैं बताता हूँ। मसलन आप खवातीन चूंकि ज्यादा अच्छे तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कर लेती हैं, मार्केटिंग कर लेती हैं, मैं आपसे आप ही का रेफरेंस एक पूछता हूँ। जी मसलन जी। अगर आप, मैं चाहूंगा कि हमारा सेशन जितना ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, उतना ज्यादा आपको भी अच्छा लगेगा और बिल्कुल हमारी ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आपसे ये सिर्फ एक सवाल ये करना है कि जी जी। आप जो जी मोबाइल यूज जी। कर रही हैं वो कौन सा यूज कर रही हैं? बेशक ब्रांड का नाम ना बताएं, आपने किसकी रिकमेंडेशन से वो यूज करना शुरू किया? जी मैंने तो अपनी सिस्टर की रिकमेंडेशन से करना शुरू, एग्जैक्टली, एंड्रॉइड फोन यूज कर रही हूँ मैं तो। एग्जैक्टली, आपको किसी ने रिकमेंडेशन दी। जी। अच्छा, आप जब कपड़े भी लेती हैं ना, तो आपको कोई रिकमेंड करता है कि यार, वो फलानी जगह ते जाई, उत्थे बड़े शानदार हाँ ते अच्छे रेट के कपड़े मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है कि हम लोग बचपन से ही नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम लोग बचपन से ही डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। कितनी दफा हमने ये सोच के मूवी देखी कि यार, मेरे दोस्त ने देखी, वो उसकी बड़ी तारीफ कर रहा था, मुझे भी देखनी चाहिए। कितनी दफा हमने बहुत सारी चीजें ऐसी परचेज की जो मेरे दोस्त ने परचेज की थी, जो मैंने परचेज नहीं की, यार उसने उसने यूज की, उसको बड़ी पसंद है, इसको मैं यूज करता हूँ। यकीन करें, इससे सिंपल डायरेक्ट मार्केटिंग की या डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन नहीं हो सकती। और अब यू कैन इमेजिन कि हम कब से ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आई थिंक मिस हुस्ना का दोबारा से कनेक्शन रुक गया है। आज असल में लाहौर में मौसम काफ़ी ख़राब है, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स नहीं नहीं, काफ़ी। आपकी आवाज आ रही है, आप करें। अच्छा, ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ओके। अच्छा, जी जी। तो अब आता हूं मैं कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, या हमें हमारी जिंदगी में इसकी क्या खासियत है, या हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं। अब मैं आप इसे दूसरा सवाल करता हूं। जी जी। आप एक बिजनेस करना चाहती हैं, आप एक बेकरी ओपन करना चाहती हैं, आप एक ब्यूटी पार्लर की शॉप ओपन करना चाहती हैं, बिल्कुल। आपको उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? जी उसके लिए हमें पहले Definitely शॉप। आप, एग्जैक्टली जी आपको जी। शॉप चाहिए होगी, जी जी। और मटेरियल चाहिए होगा, बिल्कुल। और वर्कर्स चाहिए होंगे। और वर्कर्स चाहिए होंगे, और उसके लिए बाद में जब मेरी दुकान डल गई तो मुझे लोग चाहिए होंगे, कोई आए तो सही मेरे पास। वो तो बात की बात है, उसके उससे पहले ही, यानी आपकी दुकान रन करने से पहले ही आपको उनको देने के लिए आपको सैलरीज चाहिए होंगी, बिल्कुल। उनको देने के लिए आपको ऑफिस रेंट चाहिए होगा, कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपेंस हो। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये जी। है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। हम्म। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या करना पड़ता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक एस्टेब्लिश कंपनी की प्रोडक्ट्स को अपने दोस्तों को रेकमेंड करते हैं, और उससे जो आपको कमीशन मिलता है, वो आपकी इतनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर जाता है कि आप बेहतरीन तरीके से फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय करते हैं आप। हम्म। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। अगर हम बात करें, ब्यूटी पार्लर की बात कर लेते हैं हम। अब देखिए, आपको उसको एस्टेब्लिश करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगा, बिल्कुल। उसको एस्टेब्लिश करने के लिए अच्छी मेहनत लगी, हम्म। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि वो काम चलेगा आपका? बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, तो आप, हम्म। चूंकि आप बिजनेस की स्टूडेंट नहीं हैं, आपको अंदाजा है कि बड़े से बड़े बिजनेस जिन्होंने स्टार्ट किया,
अगर 100 बंदों ने स्टार्ट किया तो 10 सालों के अंदर सिर्फ 4 बंदे रह जाते हैं जो बिजनेस करते हैं, 96 उसको ड्रॉप कर देते हैं साइड ईयर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब आपकी कामयाबी की रेशियो ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या है, 4%। या आपने कितना रिस्क लिया, आपने यानी आपने पैसा भी लगाया, आपने उसकी रेपो बिल्ड करने की कोशिश की, आपने एडवर्टीजमेंट भी की, जबकि इसके अगेंस्ट नेटवर्क मार्केटिंग जब हम बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना सिवाय एक एस्टेब्लिश प्रोडक्ट को अपने दोस्तों में, अपने नेटवर्क में आपने उसको सेल करना है आपने उसको। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी मुश्किल आती है ना, मैं आपको बताऊं, जो मुझे जी समझ जी नहीं आती कि लोग इसको मुश्किल क्यों लेते हैं, वो मुश्किल ये है कि लोग जी इसको जी यकीन करें, अंडरस्टैंड नहीं करते। बिल्कुल। इसके साथ इतने बेनिफिट्स एसोसिएटेड है कि आपको अंदाजा भी नहीं उस बात का। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इसमें एक एवरेज पर्सन भी बेहतरीन बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एक एवरेज पर्सन जो हो सकता है सिर्फ मैट्रिक हो, जो हो सकता है जिसकी इतनी ज्यादा एजुकेशन ना हो, यानी पहले तो आप रिस्क फ्री हो गए ना, यानी आपने वो सारे रिस्क खत्म कर दिए, आपने सैलरी नहीं देनी, आपने किसी को यानी ऑफिस का रेंट नहीं देना, सब कुछ नहीं करना, आपका रिस्क खत्म हो गया। अब दूसरी बात यह कि अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आप फिर भी कामयाब हो सकते हैं, बिकॉज जो जिनका आपके चूंकि स्टूडेंट ज्यादा हैं, मैं आपको सबसे बड़ी पहली बात ये करूंगा कि आप सिर्फ ये सोचें कि आजकल के सिनेरियो में, आजकल के दौर में जब कोविड-19 का मसला शुरू हुआ, तो बिल्कुल कभी आपने सोचा था कि हम ऐसे बैठ के बात कर रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है यही बात हम किसी ट्रेनिंग हॉल में कर रहे होते। ऐसे ही है। तो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो कुछ डिस्गाइज। चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो आपको परेशानी में भी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। आप सोचें जरा, कितनी कंपनीज ने, कितने लोगों ने अपने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि आप अपने घरों से काम करना शुरू कर दें। इसका दूसरा मतलब है घरों से भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहती है कि हम पिछले 100 सालों से लोगों को ये कह रहे हैं कि यार भाई घर में बैठ के काम करो, तुम अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हो। हम नहीं करते, हम उस पर रिलाई ही नहीं करते। हम उसको चूंकि समझते नहीं है यार कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको आगे लेके चल सकते हैं, इसलिए हम उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं, हम इसको इसलिए उसको वैसे लेते भी नहीं। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। आपके ख्याल में कितने लोग ऐसे हैं, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी, देयर आर ऑलमोस्ट 174 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, या इफ आई एम राइट। यस। अच्छा, अब आपके ख्याल में उनमें से कितने स्टूडेंट पास आउट होते होंगे हर साल? इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे पास कोई डेटा खास आपको पता है पाकिस्तान में होता नहीं है। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो बात है ना, वो हमेशा हमारे पास हम नाकाम ही होते हैं उसमें, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल तो ये बैड लग है हमारी, लेकिन अगर आप रफली अंदाजा करें तो आपके कम से कम 5 लाख लोग हर साल उस पूल में दाखिल होते हैं जिनको जॉब्स चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछूंगा मिस हुस्ना, मुझे ये बताएं कि जो ऑलरेडी जॉब पूल में लोग हैं उनमें से कितने लोग सेटिस्फाइड हैं? बहुत कम, क्योंकि अब तो बहुत कम। एक इनके फैक्टर भी बढ़ गया, क्योंकि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ बहुत गई ज्यादा है। बढ़ी है। मैं आपको क्योंकि जी जी बताएं बताएं। मैं छोटी सी फिगर देता हूँ आपको। हमारे पास कम से कम यानी पेंडेमिक से पहले हमारे पास 12 करोड़ की वर्क फोर्स थी जो काम कर सकती थी। जी जी जिनमें एम्प्लॉयड आपके हाल में कितने होंगे? 5 करोड़ 70 लाख। बिल्कुल। अनएम्प्लॉयड फिर कितने हुए? 6 करोड़ 30 करोड़। लाख लोग। अब मुझे बताएं, जब आप इनमें और लोग शामिल करते चले जाएंगे, शामिल हर साल 5 लाख लोग शामिल करते चले जाएंगे, वो क्वांटिटी कहाँ जाएगी? आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अब जो करंट गवर्नमेंट की सिचुएशन है, वो इतनी बड़ी जो अनएम्प्लॉयड क्लास है उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकती है? नहीं। नहीं दे सकती। स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी से फारिग होते हैं, उनके बड़े ड्रीम्स होते हैं, उनके बहुत बड़े ख्वाब होते हैं। ये सारे स्टूडेंट सुन रहे होंगे और वो मेरी इस बात को सेकंड भी करेंगे कि यार बिल्कुल ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ कम से कम 50,000 दी, 1 लाख दी, 1.5 लाख दी सैलरी ਸਾਨੂੰ मिल जाएगी। ऐसे ही है। आपने चूंकि मास्टर्स किया, मुझे बताएं क्या क्या ऐसा होता है प्रैक्टिकली? जी बिल्कुल उल्टी दुनिया होती है। बिल्कुल हम 360 के चेन में जाते हैं, और नौकरी तो मिलनी ही नहीं, और वो एक अलग गेम होती है। एग्जैक्टली। दूसरा, जब हमने अपना टाइम सेल किया, जब अपने 8 घंटे का टाइम बेचा, तो मैं पहले भी आपसे ये कह रहा था शायद कि हमने टाइम नहीं बेचा, हम अपनी जात बेच देते हैं उनके लिए। हम अपना सारा कुछ उनके आगे रख देते हैं कि यार तुम सानू जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करो, तुम साडे मालिक हो। जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं वो कदर करते हैं, मैं खुदा ना खासा ये नहीं, जो एम्प्लॉयर होते हैं वो कदर करते हैं, मैं ये नहीं कहता खुदा ना खासा ये मॉर्निंग से भी सारे एम्प्लॉयर की कॉन्सेप्ट तरह आता है। करते हैं। देयर आर नंबर जी ऑफ जी पीपल जो बहुत अच्छे हैं, जो अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, हम्म लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऐसी है कि वो फिर आपको अपना गुलाम समझना शुरू कर देते हैं। हम्म
अच्छा, अब स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी से फारग हुआ, उसने साल, 1.5 साल, 2 साल उसने बेचारे ने स्ट्रगल की, उसके बाद क्या होता है, उसको सैलरी कितनी मिलती है? 20,000, 25,000, 30,000। बिल्कुल यही ऐसे, स्टैंडर्ड है ना, जिसको 25,000, 30,000 मिलती है वो बड़ा खुश होता है, चलो मेरा आगाज अच्छा हो गया। बिल्कुल ऐसे। सो वेयर डू वी स्टैंड एज फार एज द एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न? फिर आप मुझे बताएं कि यहाँ पे फिर नेटवर्क मार्केटिंग की अहमियत बढ़ी कि ना बढ़ी? यहाँ पे आपका रिस्क कितना है? यकीन करें, देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज। मैं चूंकि मीडियोकर का काम करता हूँ, यानी मैं मिडिल मैन का काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स को अच्छी कंपनी से इंट्रोड्यूस कराऊं, हम्म। कंपनी पे रिसर्च करूं और बताऊं कि यार ये कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हम्म। यकीन करें, हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज के जिनका सिर्फ 5,000 से आप अपने कारोबार का आगाज करते हैं, सिर्फ 5,000। आप मुझे बताएं, 5,000 कोई बहुत बड़ी रकम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 5,000, हम 4-5 दोस्त अगर खाना खाने जाए ना, तो 5,000 का बिल आ जाएगा किसी अच्छे होटल में। हम्म। और लोग इतना रिस्क भी नहीं लेना चाहते। अच्छा, अब उससे मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसके आपको फायदे क्या मिलेंगे। हम्म। देखिए, मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ, मैंने आपको हिस्ट्री बताई, मैंने सिर्फ ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल। आपके ख्याल में मुझे कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? ये इसी इंडस्ट्री ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है। हम्म। मैं इस इंडस्ट्री में, बेशक मैंने 2019 दिसंबर 2019 में इसको ज्वाइन किया, लेकिन आप यकीन करें, मुझे मेरा इससे वास्ता बहरहाल किसी न किसी रेफरेंस से रहा। मैं ट्रेनिंग लेता हम्म। रहा। जितना इस प्रोसेस में एक अच्छा इंसान बन गया, या जितना कम से कम अल्लाह ने मुझे कॉन्फिडेंस दे दिया, इस वो सारा इसकी वजह से है। हम्म। आप मुझे कहीं पे भी बिठा देंगे, तो यकीन करें, मैं आपको दुनिया की हर तरह से एग्जांपल देके आपको बता सकता हूँ कि यार यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने क्या किया। इट इज हम्म। ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। ओके। अदरवाइज आई एम ओनली अ ग्रेजुएट, नथिंग एल्स। कुछ नहीं है, 1 साल का डिप्लोमा मेरे पास कंप्यूटर साइंस का। ये जरूर है कि मैंने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग की हिस्स को मरने नहीं दिया, वो मैं अपने लिए यूज करता हूँ। मेरी वेबसाइट भी है, मेरे जितने पेजेस भी हैं वो सारे उसकी डिजाइनिंग मैं खुद करता हूँ, मेरे वीडियोस की हम्म। डिजाइनिंग या उसके वीडियो एडिटिंग मैं खुद करता हूँ, वो अल्लाह का शुक्र है, वो मेरी साइड पे चल रही है। लेकिन जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो क्या कहते हैं, स्किल के हवाले से जो मेरी इंस्पिरेशन है, वो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा, है। जैसे इतना कि जी 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 जी, मेरा एक सवाल है, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो जी क्या जी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ड्यूरिंग देयर स्टडीज वो इसके अंदर आ सकते हैं? क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है कि 16 ईयर की उम्र में बच्चे को नौकरी कराने का। हमारे बिल्कुल यहाँ सही। पे समझा जाता है कि पहले पढ़ लो फिर नौकरी करना। लेकिन ऐसे उससे प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा 20-22 साल का होता है, वो अपना वो जो एक टाइम होता है जिसको बहुत यूनिवर्सिटी लाइफ एक बहुत आपका प्रोडक्टिव टाइम है, लेकिन वो क्योंकि 4 साल उसके पढ़ाई में लग गए होते, फिर जब वो से पता चलता है कि अब तो एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसके हवाले से हमें बताएं देखिए, आप। मैं बताता हूँ, ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि मैं यानी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी गया। मैंने कहा सर देखें, आपका जो बच्चा यानी आपके किसी एक कोर्स में एडमिशन ले लेना जो 4 साल का कोर्स है, हम्म। अगर साथ ही आप उसको हमारी मेंबरशिप दिला देंगे ना, तो 4 साल के बाद जब वो आपकी यूनिवर्सिटी से निकलेगा तो उसको कहीं जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम्म। बिकॉज ही विल बी हैविंग इनफ मनी कि वो अपना कोई भी काम कर सकता है बड़े आराम से। इसमें मेरा जवाब ये सिंपल सा ये है कि आप 16 साल का बच्चा भी काम कर सकता है, 14 साल का बच्चा भी इसमें काम कर सकता है। हम्म। लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि यकीन करें, इसके साथ मैं फिर वही बात करूंगा, इसके साथ जो आपको स्किल मिलेगी, यानी पैसा तो आएगा ही आएगा, हम्म। यानी वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आपकी आपकी ख्वाहिश से कहीं बढ़ के मिलेगा। लेकिन साथ में जो आपको स्किल मिलेगी, उसका कोई इनेबल बदल नहीं है। हम्म। यानी सिंपल सा जवाब ये कि बिल्कुल स्टूडेंट कर सकते हैं जैसे वो ज्वाइन करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जी। मसलन आपका क्या ख्याल है, 24 घंटों में बंदा कम से कम 8 से 10 घंटे तो सोता ही है। कम बिल्कुल। सोएगा तो 6 घंटे सो जाएगा। हम्म। ठीक है। उसके बाद आपके 5 से 6 घंटे आपकी यूनिवर्सिटी में गुजरे या आपके कॉलेज में गुजरे। हम्म। बाकी उसके कम से कम 4, 5, 6, 7 घंटे ऐसे होते हैं जो उसने लाजमी कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। हम्म। हम क्या कहते हैं कि आप सिर्फ अपने 2 से ढाई से 3 घंटे आप इस काम को दे दें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। अब मिस फॉर्चून क्या है? मिस फॉर्चून ये है कि हम लोग यानी कि उस चीज को समझते नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करते, और फिर उसको गलत तरीके से अप्लाई करते हैं चीजों को। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी का सबसे आसान तरीका ये है कि आप वो करो जो आपका सीनियर आपको कहता है। ओके। आप वो करो जो आपके सीनियर करके आए हैं। अगर आप खुद हम्म। से एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप बुरी तरह नाकाम होगे। फिर जब आप नाकाम होगे तो फिर सारी जिंदगी नेटवर्क मार्केटिंग होगी, यार तो बुरा तो कुछ शोभा ही नहीं है। और हम्म। ये मतलब अनफॉर्चुनेटली हुआ है हमारी हमारी पाकिस्तान में।